नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम साउथ एशिया के इतिहास और जियोपॉलिटिक्स के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो अक्सर आम नजरों से बचा रहता है। दस्तावेजों और डेटा पर आधारित हम एक दशकों लंबी बेहद खुफिया इंटेलिजेंस राइवलरी का अध्ययन करेंगे। ये टकराव है भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच। हम बिल्कुल तटस्थ यानी न्यूट्रल होकर उन दावों को समझेंगे जिन्होंने इस पूरे रीजन की दशा और दिशा तय की है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आखिर एक कोवर्ट यानी छुपी हुई प्रॉक्सी वॉर ने आधुनिक साउथ एशिया के बॉर्डर्स और जियोपॉलिटिक्स को कैसे आकार दिया? दिए गए दस्तावेज बताते हैं कि ये सिर्फ दो देशों की डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक हाई स्टेक्स एस्पियनाज कॉन्फ्लिक्ट था। एक ऐसी खुफिया जंग जिसने आगे चलकर कई देशों की बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को डायरेक्टली प्रभावित किया। तो आते हैं पहले हिस्से पर। नंबर 1, खुफिया जंग का जन्म। यहां हम शक्तियों के असंतुलन को समझेंगे। अगर इन दोनों एजेंसीज के शुरुआती दौर के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इनका अंतर सच में बेहद दिलचस्प है। एक तरफ आईएसआई है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। शुरुआत में ही इनके पास करीब 10,000 ऑफिसर्स थे और ब्रिटिश इंटेलिजेंस का पूरा समर्थन प्राप्त था। और वहीं दूसरी तरफ रॉ की स्थापना इसके ठीक 20 साल बाद 1968 में हुई, वो भी सिर्फ 250 अधिकारियों और एक बेहद मामूली बजट के साथ। यह तुलना बखूबी दर्शाती है कि शुरुआती दौर में पल्ला किस तरफ भारी था। अब क्योंकि उस वक्त रॉ का अस्तित्व था ही नहीं, तो इस अर्ली एडवांटेज का पूरा फायदा उठाते हुए आईएसआई ने 1950 के दशक में भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित किया। अंगामी जारुपू फीजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल और लाल देंगा के अंडर मीजो नेशनल फ्रंट को समर्थन दिया गया। यही नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के रंगामती जंगलों में इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग कैंप्स भी बनाए गए। इन सभी गतिविधियों का मेन मकसद इंडियन फोर्सेस को अलग अलग फ्रंट्स पर उलझाए रखना था। और इसका अगला चरण हमने 1965 में कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर के रूप में देखा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, 1971 की बांग्लादेश मुक्ति। यहां से रॉ का पहला बड़ा काउंटर अटैक शुरू होता है। घटनाएं यहां से बहुत तेजी से आगे बढ़ें। 1968 में रॉ बनती है और मिड 1970s आते आते उन्हें ईस्ट बंगाल में होने वाले मिलिट्री एक्शन की खुफिया जानकारी मिल जाती है। फिर आता है जनवरी 1971 का ऑपरेशन गंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ ने अपने एक पुराने एसेट हाशिम कुरैशी का इस्तेमाल करके गंगा फ्लाइट को हाईजैक करवाया। ये एक बेहद स्ट्रेटेजिक कदम था जिसके जरिए भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? दिसंबर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। इस लड़ाई में रॉ की रणनीति मुख्यतः 3 अलग अलग प्रॉक्सी फोर्सेस पर आधारित थी। पहली, मुक्ति बाहिनी, जो इंडियन आर्मी के साथ वेस्ट बंगाल से घुसी। दूसरी, कादर बाहिनी, जिसमें 16,000 एक्स पाकिस्तानी सोल्जर्स थे जिन्होंने ढाका पर कब्जा किया। और तीसरी, सबसे खास, मुजीब बाहिनी। मुजीब बाहिनी को मिजोरम के रास्ते एंट्री दी गई थी और इनका मुख्य मकसद सिर्फ लड़ाई नहीं था, बल्कि उसी आईएसआई के रंगामाटी ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह करना था, जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज को लगातार सप्लाई दे रहे थे। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो एक तीर से 2 निशाने। और इन सभी स्ट्रैटेजिक मूव्स का क्या परिणाम निकला? जरा इस आंकड़े को देखिए, 1 लाख। दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करना पड़ा। एक ऐसी एजेंसी जिसे बने अभी सिर्फ 3 साल ही हुए थे, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत थी और इस पूरे रीजन के लिए एक टर्निंग पॉइंट। तीसरा हिस्सा, सीआईए की जंग में एंट्री। ये जियोपॉलिटिक्स का एक नया और बड़ा मोड़ था। इस नए दौर में एक नई रणनीति सामने आती है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा गया। जब सीआईए और आईएसआई ने हाथ मिलाया तो उनका एक लंबा प्लान था भारत को भौगोलिक रूप से पूरी तरह घेर कर अकेले पड़ने पर मजबूर कर देना। अगर इन घटनाओं पर एक नज़र डालें, बांग्लादेश में प्रो इंडिया नेता शेख मुजीब की 1975 में हत्या, अफगानिस्तान की रॉयल गवर्नमेंट का गिरना, ऑपरेशन साइक्लोन के जरिए तालिबान को यूएस का समर्थन मिलना, श्रीलंका में एलटीटी को बैकिंग और नेपाल तथा म्यांमार में एंटी इंडिया अनरेस्ट पैदा करना। इन सभी स्टेप्स का अल्टीमेट गोल था भारत के आसपास एक ऐसी रिंग बनाना जहां कोई अपना ना हो। और इस प्लान के पीछे जो फंडिंग थी वो सुनकर हैरानी होती है, $3 बिलियन। दस्तावेजों के अनुसार सीआईए ने 13 सालों तक ऑपरेशन साइक्लोन के तहत मुजाहिदीन को हथियार और ट्रेनिंग देने के लिए इस भारी रकम का इस्तेमाल किया था। यह अपने आप में रिसोर्स और शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था।
चलिए अब इसके चौथे हिस्से की बात करते हैं, ऑपरेशन टू पाक और कश्मीर। ब्लीड इंडिया विथ कट्स। सोर्स के अनुसार ये लाइन उस वक्त के पाकिस्तानी नेता जियाउल हक की एक सोची समझी डॉक्ट्रिन थी। इसका मतलब सीधे युद्ध के मैदान में लड़ना नहीं था, बल्कि एक विरोधी को लगातार छोटे छोटे इंसर्जेंसीज और हमलों में उलझाकर थका देना और अंदर से बिल्कुल खोखला कर देना था। इस डॉक्ट्रिन को जमीन पर उतारने के लिए दो खास ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, ऑपरेशन K2 और ऑपरेशन टू पाक। इनका साफ लक्ष्य था ईस्ट पाकिस्तान का बदला लेना और कश्मीर तथा पंजाब पर अपना ध्यान केंद्रित करना। इसके नतीजे के रूप में खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन मिला, जिसका एक बड़ा हिस्सा 1984 का गोल्डन टेम्पल आक्रमण था। साथ ही अमनुल्लाह खान के अंडर JKLF का निर्माण हुआ, जिसके कारण आगे चलकर 1990 में लगभग 3 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये बेहद दुखद घटनाएं इस लड़ाई का सीधा नतीजा थी। उस दौर की स्थिति कितनी खराब थी, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक आंकड़े से ही लगाया जा सकता है, 70,000। सोर्स बताते हैं कि कश्मीर में उस समय तक लगभग 70,000 आतंकी हमले दर्ज किए गए हैं। ये एक मैट्रिक ऑपरेशन टू पैक के असर और उस रीजन में फैली अशांति को पूरी तरह से क्लियर कर देता है। अब यहां पर एक बेहद जरूरी और दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर कैसे एक छोटी एजेंसी ने, जो गिनती में और बजट दोनों में कम थी, एक पूरे इंटरनेशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क के खिलाफ बाजी पलट दी। आइए इस काउंटर अटैक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 5वां अध्याय, रॉ की ग्लोबल काउंटर स्ट्रैटेजी। यहां से रिंग ऑफ फायर को तोड़ने का काम शुरू होता है। दस्तावेज यहां से रॉ के अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस का एक नया ही दौर दर्शाते हैं। एक बहुत बड़ा और एक्सप्लोसिव दावा यह है कि 1988 की प्लेन क्रैश, जिसमें जियाउल हक और US एम्बेसडर की मौत हुई, वो एक मैंगो क्रेट बॉम्ब के जरिए किया गया रॉ का एक अलेज्ड असैसिनेशन था। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी BLA को फंडिंग देना, मालदीव्स में तख्ता पलट रोकने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाना, मॉरिशस में ऑपरेशन लाल दोरा और म्यांमार के उग्रवादियों को रोकने के लिए ऑपरेशन लीच, इन सभी ग्लोबल कदमों ने धीरे धीरे उस रिंग ऑफ फायर को लगभग डिसमेंटल कर दिया। उस वक्त क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस बैकिंग से ग्राउंड पर कितना कॉन्फिडेंस मिलता था, वो इस कोड से बखूबी समझ आता है। रिपोर्ट बताती है कि BBC के एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए गोल्डन टेम्पल के मिलिटेंट्स ने लगभग यही बात कही थी कि हम चुपके से निकलकर बॉर्डर क्रॉस करेंगे और वहां से गुरिल्ला वॉर लड़ेंगे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके पीछे किसी बड़ी बाहरी खुफिया ताकत का मजबूत सपोर्ट खड़ा है। अब आते हैं इस एनालिसिस के छठे और आखिरी अध्याय पर, 9/11 के बाद का जियोपॉलिटिकल शिफ्ट और दोस्ती में दरार। ग्लोबल टेररिज्म के इस बढ़ते दौर ने इस इंटेलिजेंस चेस मैच की शक्ल पूरी तरह से बदल कर रख दी। 2001 पार्लियामेंट अटैक और 26/11 मुंबई अटैक जैसी गंभीर घटनाओं का आरोप ISI की प्रॉक्सीज पर लगा। लेकिन एक बहुत बड़ा शिफ्ट तब आया जब 9/11 के बाद US ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था। सोर्स के अनुसार रॉ ने ही CIA को एबटोबाद में मौजूद इलियास कश्मीरी के बारे में एक बेहद क्रूशल टिप दी थी, और बताया जाता है कि इसी शेयर्ड इंटेलिजेंस ने आगे चलकर CIA और ISI के लंबे गठबंधन में एक गहरी दरार पैदा कर दी, जिसका नतीजा हमने बाद में FATF ब्लैकलिस्टिंग जैसी चीजों में साफ देखा। तो चलिए इस डीप डाइव को एक आखिरी प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। ये शैडो वॉर आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। ऐसे में लगातार इवॉल्व हो रही इन एजेंसीज की लड़ाई साउथ एशिया की आने वाली स्थिरता और विकास को आगे कैसे प्रभावित करेगी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। उम्मीद है ये विश्लेषण सभी के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।